Hello friends, today we are going to deal with the 11th class chapter. The name of the chapter is Cell, that is the unit of life. आज हम 11वीं क्लास का चैप्टर कोशिका, जिसे जीवन की इकाई कह सकते हैं, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सेल, जानते हैं सभी लोग कि सभी जीवों का शरीर जो होता है वो सेल का बना हुआ होता है। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि सेल ऐसी होती है जिसमें न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है, केंद्रक झिल्ली सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, गोल्जी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वैक्यूल होती है। ऐसे बहुत सारे कोशिकांग मिलते हैं। ये सेल है। इस सेल की खोज ल्यूवेनहॉक ने करी थी, यानी कि इट वॉज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज करी थी। अब शुरू में तो सिंपल माइक्रोस्कोप थे और सिंपल माइक्रोस्कोप से ल्यूवेनहॉक देखा करते थे। तो इन्होंने किस किस की खोज करी थी? देखो, एक तो करी थी इन्होंने स्पर्म की, दूसरा किया था इन्होंने प्रोटोजोआ का, तीसरा किया था इन्होंने बैक्टीरिया की खोज। स्पर्म पे ध्यान देना, स्पर्म एम्ब्रियोलॉजी में आता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो वो लोग कई बार पूछ लेते हैं। अब ये जो सेल है, इसका हमको अध्ययन करना है। टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर स्ट्रक्चर, जीवों की कार्य एवं संरचना का अध्ययन करने के लिए कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर होता है फिजियो केमिकल प्रोसेस के द्वारा हम जीवों की संरचना एवं उनकी कार्यकी का अध्ययन करते हैं। वी अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड द फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फिजियोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा यदि कोई अध्ययन करता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा पॉइंट, अभी तक नहीं पूछा गया इतने सालों के अंदर, मगर हमारी एनसीईआरटी ने दे रखा है। अब अगर हम बात करें थोड़ी सी ज़्यादा, हमको किसी ऊतक में से सेल को निकाला, टिश्यू में से सेल को निकाला, उसका अध्ययन करना है। तो अध्ययन करने के लिए हमको उसको अभिरंजित करना पड़ता है, यानी कि डाई का प्रयोग करना पड़ता है। डाइज। अब ये डाइज जो होती है बेटा, दो प्रकार की होती है। एक कहलाती है एसिडिक डाइज और एक कहलाती है बेसिक डाइज। आप ये देखो, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है, यानी कि एसिड पाया जाता है। तो न्यूक्लियस को हम एसिडिक डाइज से अभिरंजित नहीं करते हैं, क्योंकि एसिड एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। तो जो साइटोप्लाज्म होता है, ये बाहर वाला न्यूक्लियस का, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स आर स्टेन्ड। साइटोप्लाज्म के अवयव जो होते हैं उनको अभिरंजित किया जाता है, किससे? एसिडिक डाई से। जैसे कि जो क्वेश्चन पूछते मैं बता रहा हूं, जेनस ग्रीन बी के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया को
अभिरंजित किया जाता है। दूसरा है हमारे पास इसके अंदर मिथाइल ब्लू। ये मिथाइल ब्लू भी जो होता है वो एसिडिक डाई के अंतर्गत आता है। एसिडिक फिस्टिन भी होते हैं। नंबर 3, एसिडिक फ्यूस्टिन भी होते हैं। बेसिक डाइज के द्वारा न्यूक्लियर कंटेंट्स को, केंद्रकीय अवयवों को अभिरंजित किया जाता है। इसके अंदर हमारे पास में एग्जाम्पल ले लो, यहाँ मिथाइल ब्लू है, इधर आप मिथाइलिन ब्लू ले लो, मिथाइलिन ब्लू ले लो, एसिटोकार्मिन ले लो, फ्यूल्जिन स्टेन ले लो, क्रोमोसोम में पढ़ते हैं अपन लोग। तो ये तो रही डाइज। अब अपन बात करेंगे कि सेल जो होती है उसकी क्या परिभाषा है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि कोशिका जो है वह एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सेल के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। लेकिन एक और ब्रांच है सेल बायोलॉजी। तो इन दोनों में क्या अंतर है? साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल ऑर्गेनल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनल। कोशिकांगों की संरचना का अध्ययन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन किया, गोल्जी बॉडी का किया, ईआर का किया, राइबोसोम का किया वो। लेकिन सेल बायोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनल एंड देयर फंक्शन दोनों का अध्ययन करते हैं। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं सेल थ्योरी की, यानी कि कोशिका सिद्धांत। यह सिद्धांत किसने दिया था? बाय श्लीडेन in 1938 I think, and Schwann 1939। अब ये जो सेल थ्योरी है ये क्या कहती है? ये कहती है कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। दूसरा पॉइंट, ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति जो होती है पूर्व में विद्यमान कोशिकाओं के द्वारा होती है। ओके, सो दिस इज योर सेल थ्योरी। ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, ये दूसरा पॉइंट है। और पहला पॉइंट है ऑल लिविंग बीइंग आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। ओके, अब बात चलती है एक बंदे की। उस बंदे का नाम है रुडोल्फ विर्चोव। ये रहा रुडोल्फ विर्चोव। इसमें से भी कभी कभी ये लोग क्वेश्चंस को पूछ लिया करते हैं कि सेल जो है, रुडोल्फ विर्चोव ने क्या स्टेटमेंट या कौन सी थ्योरी दी थी? तो उसका नाम है सेल लीनिएज थ्योरी। बात खत्म। और रुडोल्फ विर्चोव की थ्योरी को सेल थ्योरी के अंदर जोड़ा गया था, तभी जाके 2 पॉइंट बने थे कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, एंड नंबर 2, ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब हम बात करने जा रहे हैं
सेल के शेप की। सेल का शेप अगर अपन देखें तो यह गोलाकार भी होती है, घनाकार क्यूबॉइडल भी होती है, पेंटागोनल भी हो जाती है। न्यूरॉन को देखो, न्यूरॉन का चित्र दे रखा है। ये लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन अगर प्लांट के अंदर मैं जाऊं तो यूनिसेलुलर प्लांट होता है एसिटिबुलेरिया, उसकी सेल सबसे लंबी होती है, मल्टीसेलुलर में सॉरी। और बोरेमिया की सेल जो है 55 मीटर तक लंबी होती है। लेकिन हमारे पास में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है। हमको तो ये देखना है कि न्यूरॉन जो होती है हमारे शरीर की सबसे लंबी सेल होती है। प्लांट के अंदर गोलाकार मिलती हैं, क्यूबॉइडल भी मिलती हैं। हम लोगों के अंदर क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, घनाकार कोशिकाएं। टाइल्स के समान भी मिलती हैं एपिथेलियम के अंदर। तो ये तो रही हमारे पास में शेप्स के बारे में। अब अगर अपन बात करते हैं साइज की, साइज की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट सेल हमारी जो है माइकोप्लाज्मा है, जिसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है। फिर आता है हमारे पास में बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की साइज 3 से 5 माइक्रोमीटर हमारी एनसीईआरटी बोलती है। और आरबीसी की साइज 7 माइक्रोमीटर कहती है। अब इसको वो पूछेगा, सिंपल सा क्वेश्चन बना देगा कि असेंडिंग ऑर्डर में इनके साइज के आधार पर बताइए कौन होता है, या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में आपको बताना पड़ेगा। ओके। अब दूसरे पेज पे उन्होंने एक दे रखा है चित्र। उसमें ये देखो कि वायरस जो होता है वो सबसे छोटा होता है, पीपीएलओ। पीपीएलओ मीन्स प्यूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, उससे बड़ा होता है। और माइकोप्लाज्मा उससे बड़ा होता है। और बैक्टीरिया इनमें से सबसे बड़ा होता है। ये साइज दे रखी है, इसकी 0.1 करीब दे रखी है, इसकी 1 दे रखी है, इसकी 3 to 5 हो गई, इसकी जो है अपने इसकी हो गया 0.3 करीब हो गया, इसका हो गया 3 to 5 माइक्रोमीटर। याद कर लेना साइज। लगता लल्लू सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट में से बना देते हैं, और हम लोग उस समय कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ओके। अब बात चलेगी किसकी, कि हमारी जो सेल है, अगर अपन ह्यूमन बींग्स के अंदर देखें, वैसे ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो 11 × 17 सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है। 2 आदमी खाना खा सकते हैं उसके अंदर से। बिगेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग सेल, लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन इन अ बॉडी। अब हम चले आगे। हम लोग सेल के अंदर एंटर करने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम बात करते हैं कि सेल जो होती है वह 2 प्रकार की होती है मेनली। एक कहलाती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक कहलाती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वह सबसे पहले उत्पन्न हुई सेल होती है, एडवांस सेल होती है। प्रिमिटिव सेल, एडवांस सेल। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट।
यानी कि झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग इसके अंदर नहीं मिलते हैं, जबकि इसके अंदर मिलते हैं। तीसरा पॉइंट, इनमें 70S प्रकार का राइबोसोम होता है और इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। जहाँ तक प्रोकैरियोट्स की बात चलती है, मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया को पूरा समझा दिया था, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर टिल रिप्रोडक्शन। सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम हियर, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अ लॉट अबाउट द प्रोकैरियोट। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल को मैं देखूं तो इसमें मेरे पास में दो तरह की सेल्स होती हैं, एक प्लांट सेल हो गया और एक जो है एनिमल सेल हो गया। क्वेश्चन ये बना था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। प्लांट सेल में सबसे बाहर क्या पाई जाती है? सेल वॉल। एनिमल सेल के अंदर क्या पाई जाती है? सेल वॉल नहीं होती है, बल्कि डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन होती है। ये जो सेल वॉल होती है वह हमको एनिमल सेल के अंदर देखने को नहीं मिलती है। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज बिकॉज ऑफ सेल वॉल। तो ये पॉइंट आपको देखना चाहिए, क्वेश्चन आ चुका है। इनके अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल जो होता है या सेंट्रोसोम जो होता है वो माइनस यानी कि एब्सेंट होता है, और इनके अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है यानी कि प्लस होता है। प्लांट सेल की जो वैक्यूल होती हैं वो बड़ी होती हैं, यानी कि बिग वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, और एनिमल सेल के अंदर स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। बात समझ आई? अब ये जो अंतर है, इनमें से भी ये लोग क्वेश्चंस को पूछ लिया करते हैं। हम अगर देखें सबसे पहले सेल वॉल को, तो सेल वॉल ये रही, इट इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल, एंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज ड्यू टू सेल वॉल। वापस रिपीट कर रहा हूं, सेल वॉल जो होती है वो एल्गी के अंदर ग्लूकेन, मैनिन, एल्जिनिक एसिड की बनी होती है, जबकि हायर प्लांट्स के अंदर, उच्च वर्गीय पौधों में यह सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन की बनी होती है। ओके, अब हमारे पास बात चलेगी कि सेल वॉल की स्ट्रक्चर में समझाने जा रहा हूं। ये सेल वॉल है बेटा। सेल वॉल को हम लोग चौकोर के रेक्टेंगल से बताते हैं। सेल वॉल के नीचे ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, वो बाद में बात करेंगे। ये पूरी सेल वॉल हो गई। अब सेल वॉल जो होती है इसका ओरिजिन या सिक्रीशन कौन करता है? तो आंसर होता है बाय प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट के द्वारा सेल वॉल का सिक्रीशन या तो पार्टिकल्स के रूप में होगा या लेयर के रूप में होगा। ये कैसी है? तो आप कहोगे नॉन लिविंग बीइंग है।
निर्जीव है। किसने पैदा करी? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट, जीव द्रव्य जो बाहर की तरफ कणों के रूप में देगा। अब इसका जो फॉर्मेशन होता है वह दो विधियों से होता है, इंटरससेप्शन एंड एपोजिशन। इंटरसेप्शन का मतलब होता है कणाधान। कणाधान का मतलब कण के रूप में। जैसे अपन पहली बार दीवार बनाते हैं तो एक एक ईंट एक एक कण के बराबर होती है, तो सबसे पहले उसने ये कण बना के कण देना शुरू किया। किसने? प्रोटोप्लास्ट ने। ये कण बनाने शुरू कर दिए, ये शुरू किए, ये शुरू किए और ये बन गए ये कणों के रूप में। तो ये जो सेल वॉल बनी ये हमारी कौन सी कहलाई? प्राइमरी सेल वॉल। ओके, अब इस सेल वॉल की नीचे और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल वॉल बनेगी उसको हम सेकेंडरी सेल वॉल कहेंगे। तो वो भी कौन पैदा करेगा? प्रोटोप्लास्ट। अब ये प्रोटोप्लास्ट था। प्राइमरी सेल वॉल का ओरिजिन कणाधान के द्वारा होता है, जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स, पैरेन्काइमेटस सेल्स उनके अंदर मिलती है। अब ये सेल मेम्ब्रेन थी। हमने पूछा सेल मेम्ब्रेन से अब क्या होगा? कि सर मैं सेकेंडरी सेल वॉल पैदा करूंगी। मैंने कहा कहाँ पैदा करेगी? कि प्राइमरी सेल वॉल के नीचे, वो लेयर के रूप में पैदा होगी। तो ये हमारे पास में एक लेयर बन गई, ये रही। ये बन गई। मैंने कहा भाई कैसे बनी? कि सर आपने ईंट लगाई थी तो प्राइमरी सेल वॉल हो गई कण के रूप में, और उसमें मैंने प्लास्टर कर दिया है, तो ये स्तर के रूप में, लेयर के रूप में पैदा होती है। जब लेयर के रूप में पैदा होती है, स्तर के रूप में, तो उसको बोलते हैं स्तराधान। और ये कौन सी सेल वॉल बनाते हैं इस प्रोसेस से? सेकेंडरी सेल वॉल। अब सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है उसके भी 3 परत होती हैं, S1, S2 और S3। उसमें S1 और S3 तो पतली होती है और सबसे मोटी थिकेस्ट होती है। S3 जो होती है इट इज़ नॉट फाउंड इन द एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म के अंदर देखने को नहीं मिलती है। ओके, सो दिस इज योर सेल वॉल। सेल वॉल जैसे कि हमने कहा नॉन लिविंग बीइंग होती है, बट इट इज़ परमिएबल टू वाटर, लेकिन जल के प्रति ये पारगम्य होती है। ओके, चलिए साहब, अब हम बात करने जा रहे हैं, ये एक और सेल है, टिश्यू होगा, तो ये एक और सेल होगी, वही प्राइमरी सेल वॉल, वही सेकेंडरी सेल वॉल। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर होती है जो दोनों को जोड़कर रखती है, जिसे हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा। इसका ये वाला भाग नॉन लिविंग होता है, बार बार जैसे यूं आएगा पानी तो यूं जाएगा, वो फिर एपोप्लास्ट सिस्टम बनता है। इसी प्लाज्मोडेस्मेटा में से एक बार क्वेश्चन बना था कि भाई ये तो तुम नॉन लिविंग कह रहे हो, तो ये दोनों सेल्स लिविंग कैसे रहती हैं? क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्लाज्मोडेस्मेटा में से कौन सा सेल ऑर्गेनेल होकर गुजरता है? तो आंसर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये निकल रही है यहाँ से, कौन निकल रही है? ER। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो सेल के बीच में मिडिल लेमिला यानी कि
मध्य पटलिका पाई जाती है। दिस इज योर मिडिल लैमिला, मध्य पटलिका, जो कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। कच्चा फल जब होता है तो कैल्शियम के जो क्रॉस लिंक होते हैं ये वाले मिडिल लैमिला में, वो टाइट रहते हैं। इथाइलिन गैस का नाम सुना होगा आपने, C2H4। उसके कारण ये लूज पड़ जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम आयन के क्रॉस लिंक भी लूज पड़ जाते हैं और कच्चा फल जो होता है वह पक जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत अच्छा पॉइंट है। अब हम चले सेल मेम्ब्रेन पर। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वह सेल वॉल के नीचे पाई जाती है। सेल वॉल, दिस इज योर सेल वॉल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल तो पढ़ लिया अपन ने। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का अध्ययन जो है वो ओवरटोन ने किया था। स्टडीड बाय ओवरटोन। किसमें किया था, किसकी मेम्ब्रेन का? ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन, आरबीसी की झिल्ली का अध्ययन किया था। अब 1950s के अंदर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई तो सेल मेम्ब्रेन का और अधिक अध्ययन किया गया। द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्टेशन, संवहन। ये सेल मेम्ब्रेन है। तो जो सब्सटेंसेस होते हैं वाटर सॉल्युबल, वो आसानी से डिफ्यूजन के द्वारा इसके अंदर पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं उनको ले जाने के लिए अंदर वाहक या कैरियर की आवश्यकता होती है। सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन या लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, परंतु उन्होंने आगे लिखा है कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज होगी तो मालूम पड़ा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो एंड कार्बोहाइड्रेट। फिर लोगों ने पूछा कि सर लिपिड के अंदर कौन सी फैट होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, फॉस्फो ग्लिसराइड होता है, जो कि एक प्रकार का नाम दिया गया उसको लेसिथिन। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटोप्लाज्म वाले बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में भी है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन सी फॉस्फोग्लिसराइड पाई जाती है। तो आंसर होता है लेसिथिन। ओके, अब बात चलेगी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है। तो आंसर होता है 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होती है। ये सब डेटाज होते हैं बेटा, जो अपने को याद रखने पड़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन में छिद्र होते हैं, जैसे ये रहा छिद्र, ये रहा छिद्र। इन छिद्रों की एक निश्चित डायमीटर होता है, उससे अधिक डायमीटर का मॉलिक्यूल इसके अंदर नहीं जा पाता है। जैसे कि सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा है बोलो? डीएनए। डीएनए इज द बिगेस्ट मैक्रो मॉलिक्यूल। डीएनए जो होता है वह सबसे बड़ा
बृहद अणु माना जाता है। सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर को देखने के लिए या बताने के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए गए, और वो सिद्धांत जो थे वो कौन कौन से सिद्धांत थे उनके बारे में मैं आपको बात करने जा रहा हूं। एक सिद्धांत था यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी, इकाई झिल्ली परिकल्पना। ये जो थी ये रॉबर्टसन ने दी थी कि सब एक ही झिल्ली होती है। फिर दूसरी ट्राई लैमिलर मॉडल दिया गया, त्रिस्तरीय सिद्धांत। इसको सैंडविच मॉडल भी कहते हैं, सैंडविच मॉडल, जिसके अनुसार झिल्ली के अंदर 3 परत बताई गई। सबसे बाहर वाली प्रोटीन की, बीच वाली लिपिड की, और ये अपनी प्रोटीन की। तो सैंडविच कौन हो गया? लिपिड। इनकी मोटाई भी उन्होंने कहा था 25 एंगस्ट्रॉम, 25 एंगस्ट्रॉम और 25 एंगस्ट्रॉम। टोटल जो होती है ये होती है 20 एंगस्ट्रॉम, सॉरी, और ये होता है 35 एंगस्ट्रॉम, और ये टोटल 75 एंगस्ट्रॉम की मोटाई होती है। ट्राइलेमिलर मॉडल जो था वो डेनियल, वो डेवसन के द्वारा दिया गया। तीसरा, इन सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया गया था। देन केम योर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, 1972 में दिया गया था बाय सिंगर एंड निकल्सन। सिंगर और निकल्सन के द्वारा यह दिया गया। इस सिद्धांत में क्या बताया गया? देखिए कि इसको बोलते हैं तरल किरमुर नमूना। ये कैसा होता है, ये सिद्धांत क्या बताता है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। क्योंकि इस सिद्धांत को सबसे अधिक स्वीकार किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार सबसे बाहर वाली परत प्रोटीन की होती है और सबसे अंदर वाली परत जो है वह भी प्रोटीन की बनी होती है। बीच में 2 परत होती हैं, दोनों लिपिड की होती हैं। अब लिपिड के मॉलिक्यूल को देखा हमने तो वह ऐसा बताया उन्होंने। हमने पूछा कि भाई ये क्या है, तो उसने बोला कि सर लिपिड मॉलिक्यूल के 2 सिरे हैं, एक ये रहा जिसको हम लोग हाइड्रोफिलिक या ध्रुवीय पोलर पार्ट कहेंगे, जल स्नेही भाग, ध्रुवीय भाग, और पूंछ ये हेड हो गया, और ये हमारी टेल हो गई। ये टेल
जो कि अध्रुवीय होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। अब ये झिल्ली है, इस झिल्ली के अंदर कोई मॉलिक्यूल लेटरल रूप से यूं जाएगा, तो किसकी वजह से? लिपिड मॉलिक्यूल की वजह से। लेटरल मूवमेंट, पार्श्व गति जो होती है वो ड्यू टू लिपिड मॉलिक्यूल। अब जो है, कभी पूंछ छोटी होती है, कभी पूंछ लंबी होती है। तो कोई मॉलिक्यूल को जाना है, तो ये मॉलिक्यूल यहां से निकला, यूं जा रहा था पार्श्व में, तो यूं घूम के यूं जाएगा, यूं जाएगा, फिर यूं जाएगा। इस मैकेनिज्म को हम फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म कहते हैं। फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म कहते हैं। बात हो चुकी है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसका मेन फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके बाहर ये प्रोटीन होते हैं, इनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, बहिर्वाही प्रोटीन कहते हैं, जो कि कोई भी सब्सटेंस सपोज करो ये रहा, इसको ये पकड़ेगा और लेके जाएगा, यानी कि ट्रांसलोकेट करेगा, यानी कि ये ट्रांसलोकेज एंजाइम के रूप में काम करेंगे। और कुछ प्रोटीन जो होते हैं वह कोशिका झिल्ली में यूं धसे हुए रहते हैं, इनको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन, तो ये क्या करेगा? ये यहां से लाया इस तारे को, पदार्थ को, और फिर यहां से अंदर भेज देगा। तो ये परमिबिलिटी को बढ़ा रहा है। इसका मतलब दिस इज एक्टिंग लाइक अ परमिएज एंजाइम। अब थोड़ा सा और बचता है, वो मैं बताता हूं। बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जिनमें समुद्र के टुकड़े जो होते हैं वो गिर पड़ते हैं। उनका 4/5 पार्ट बाहर होता है और 1/5 भाग समुद्र के अंदर होता है। तो जो ये मॉलिक्यूल है, पिंड है, आइसबर्ग, हिमखंड, आधा बाहर, आधे से ज़्यादा बाहर, 20% अंदर। तो वैसे ये हमको भी दिख रहा है जैसे ये कुछ प्रोटीन तो बाहर है, कुछ धसे हुए। इसके लिए एक स्टेटमेंट दिया गया है, कोशिका झिल्ली के लिए पूछा जाता है, प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड, यानी कि समुद्र के सागर में प्रोटीन रूपी हिमखंड पाए जाते हैं। किसके अंदर? झिल्ली के अंदर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की बात चलती है तो उसके बाहर हमें सेल वॉल मिलती है। बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर हमको ग्लाइकोकैलिक्स मिलता था। ऐसे ही कभी कभी म्यूकस आ जाता है, but they are the secretory product of the cell, so we don't consider them as the part of the cell. सबसे बाहर वाली कवरिंग तो सेल वॉल ही होती है। अब हम सेल वॉल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब अपन अंदर आ गए, ये तो न्यूक्लियस हो गया जो बाद में बात करेंगे। हम कहाँ आ गए अब लोग? साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जो होता है ये मुख्य क्षेत्र होता है सभी गतिविधियों का। ये लाइन दे रखी है उन्होंने एनसीईआरटी में कि इट इज द मेन एरेना ऑफ ऑल एक्टिविटीज। सारी गतिविधियां संपन्न होती हैं। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इज ऑल्सो कंसिडर्ड सेल ऑर्गेनल। ये सबसे बड़ा होता है, लेकिन जब अंदर जाके देखा तो इसके अंदर बहुत अधिक संरचनाएं देखने को मिलती हैं। बड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर होता है। ये साइटोप्लाज्म विच इज द मेन एरेना ऑफ द ऑल एक्टिविटीज इन द सेल, इसमें क्या क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग।
अगले एपिसोड में। थैंक यू।